एपिसोड की शुरुआत होती है स्विट्जरलैंड के एक खूबसूरत मगर ठंडे इलाके से, जहां पर एक साइंटिस्ट की लाश मिलती है। वह घुटनों के बल बैठा है और उसका सिर एक बाथ टब में डूबा हुआ है। मौत का यह तरीका बड़ा अजीब है। पुलिस इसे खुदकुशी मानती है, लेकिन क्लेरेंस, जो कि सबसे तेज तर्रार इन्वेस्टिगेटर में से एक है, उसके दिमाग में कुछ और सवाल उठते हैं। क्या ये वाकई खुदकुशी थी या इसके पीछे किसी बड़े प्लान का हाथ था? और तभी हमें पता चलता है कि ये कोई इकलौती मौत नहीं है, बल्कि पिछले 2 महीनों में 32 साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं। हाँ, इस साइंटिस्ट के घर से क्लेरेंस को वही गेमिंग हेडसेट मिलता है जिसे वह पिछले कई महीनों से ढूंढ रहा था। अगले सीन में जैक के घर में ऑक्सफोर्ड 5 एक साथ हैं और यह स्विट्जरलैंड वाले साइंटिस्ट की मौत के बारे में बात कर रहे हैं। ये सब कह रहे हैं कि साइंटिस्ट के लिए बुरा टाइम चल रहा है। ओंगी पूछने पर बताती है कि उसे अब वो काउंटडाउन नहीं दिख रहा है और साथ ही उसका करियर भी खत्म हो चुका है, क्योंकि उसकी लाइफ की सारी मेहनत वो नैनो फाइबर उसे बंद करना पड़ा। यहाँ थोड़ी देर के लिए विल और जिन की बात होती है, लेकिन वो जिन को ना ही ये बता पाता है कि वो उससे प्यार करता है, ना ही अपने कैंसर के बारे में। जब ओंगी जैक के बेडरूम में पहुंचती है, वहाँ उसे एक गेमिंग हेडसेट मिलता है। जिज्ञासा में आकर वह इसे पहन लेती है और अगले ही पल वह गेम में एंटर हो जाती है। लेकिन खतरा यहीं शुरू होता है। गेम का सॉफ्टवेयर उसे बाहर नहीं आने देता और तभी एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। फोन ओंगी का गला काट देता है। क्यों? क्योंकि गेम में एंटर करने के लिए उसे इनवाइटेशन चाहिए था, जो ओंगी के पास नहीं था। डर और हैरानी से भरी ओंगी जैक से पूछती है, ये हेडसेट तुम्हारे पास आया कैसे? जैक बताता है कि यह हेडसेट उसे येवेंजे ने दिया था और येवेंजे की बेटी वरा वो मरने से पहले यही गेम खेल रही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, जैक के घर की सिक्योरिटी टॉप नॉच थी, फिर भी सीसीटीवी में कुछ नजर नहीं आया। ओंगी ये सब उस अजीब लड़की से जोड़ती है जो उसे उसी रात मिली थी, जिसने आसमान के रहस्य के बारे में बताया था। तब ओंगी को समझ आता है कि यह हेडसेट किसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। अब सोल अपनी थ्योरी पेश करता है। ये सब वैज्ञानिकों की मौत, ये गेम, वो रात वाला आसमान और ओंगी का काउंटडाउन, ये सब जुड़ा हुआ है। सोल कहता है, ये सिर्फ एक वर्चुअल रियलिटी हो सकती है, कुछ ऐसा जो असल में है ही नहीं, बस एक छलावा है। लेकिन सोल ये भी चेतावनी देता है कि यह हेडसेट आपकी इंद्रियों और दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, और अगर ये दिमाग पर हावी हो गया तो ये इंसान को खुदकुशी तक करवा सकता है। ये सुनकर ओंगी जैक और जिन से कहती है, वादा करो, अब कभी इस गेम को नहीं खेलोगे। दोनों ही वादा करते हैं, लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जैक और जिन दोनों अपने अपने घर से वीडियो कॉल में इस गेम के बारे में बात कर रहे हैं। जिन कहती है कि उसने इस गेम में सूरज की मूवमेंट जानने के लिए बहुत रिसर्च की है और शायद उसे पता है कि गेम में आगे क्या करना है। फिर ये दोनों हेडसेट पहनकर गेम खेलना शुरू करते हैं। यहाँ एक बात और होती है कि ये दोनों एक साथ गेम खेल पा रहे थे। जैसे मल्टीप्लेयर गेम होता है, वैसे ही ये अब लेवल 2 पर हैं और दूसरी तरफ से क्लेरेंस इन दोनों की बातें सुन रहा था। मतलब जिनका कंप्यूटर तक क्लेरेंस ने हैक कर रखा है, गेम में इन दोनों को फॉलोअर मिलती है। वो कहती है कि जल्दी जाओ, राजा अपना फाइनल डिसीजन सुनाने वाले हैं फॉलोअर। ये भी कहती है कि उसे अपनी पुरानी सारी मौत याद है। ये सुन जिन हैरान हो जाती है, क्योंकि गेम के कैरेक्टर्स की कोई मेमोरीज नहीं होती हैं, लेकिन फॉलोअर को सब कुछ याद था। अब ये दोनों राजा से मिलने जाते हैं। यहाँ ऑलरेडी 2 लोग और थे जिन्होंने सूरज की मूवमेंट के बारे में राजा को बताया है। इनका गेमिंग नेम है एरिस्टोटल और गैलीलियो। मतलब ये दोनों भी रियल लाइफ में जिन की तरह साइंटिस्ट हैं और गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। खैर, अब जिन अपना सॉल्यूशन बताना शुरू करती है। वो कहती है कि इस गेम में जो प्लेनेट है वो 3 बॉडी स्टार सिस्टम का पार्ट है। मतलब इस प्लेनेट में 3 सूरज हैं, जो कि हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था। वो कहती है कि जब तक ये प्लेनेट किसी एक सूरज के स्टेबल ऑर्बिट में घूमता है, तब तक वो टाइम स्टेबल एरा में रहता है, और जैसे ही किसी दूसरे सूरज की ग्रेविटी इस प्लेनेट को अपनी तरफ खींच लेती है, ये प्लेनेट फिर 3 सूरज की ग्रेविटी में फंसकर इधर उधर घूमता है। तो वो टाइम है केओटिक एरा, और यही है सीरीज के नाम 3 बॉडी प्रॉब्लम का मीनिंग। लेकिन राजा जिनकी कहीं ये बात नहीं मानता और जिनको जलाने का आदेश देता है। लेकिन तभी फॉलोअर एक घोड़े में बैठकर आती है। फॉलोअर और घोड़े में आग लगी हुई थी। वो कहती है कि आसमान में 3 सूरज हैं और दुनिया आग लगने से खत्म हो रही है। इसका मतलब जिनकी 3 सूरज वाली थ्योरी एकदम सही थी। खैर, अब यहाँ बहुत गर्मी होने लगती है और साथ ही ये प्लेनेट अब आग से झुलस कर खत्म हो जाता है। यहाँ पर बस जैक और जिन ही बच पाते हैं,
क्योंकि इनकी थ्योरी सही थी। सामने वही 3 सूरज थे। फिर सोफो आती है और कहती है कि ये सिविलाइजेशन भी खत्म हो चुकी है, लेकिन जिन और जैक इस प्लेनेट के स्टार सिस्टम को समझने में कामयाब रहे हैं। इसका मतलब अब ये दोनों लेवल 3 पर पहुंच चुके हैं। दूसरी ओर साइंटिस्ट के घर से मिले उस हेडसेट को क्लेरेंस वेड को दिखाता है और बताता है कि इस गेम में इंटेलिजेंस की बहुत ज़रूरत है। वह बताता है कि इस गेम में 3 सूरज हैं और इन 3 सूरज की मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना है। क्लेरेंस ने इस हेडसेट की जांच भी करवाई है, जिससे पता चलता है कि इस हेडसेट में एक आई स्कैनर है, एक ऑक्सीजन मीटर और एक ब्रेन वेव सेंसर है, और ये तीनों सेंसर बहुत सारा डाटा कलेक्ट करते हैं। तब वेड कहता है इसका मतलब कोई दूसरी तरफ से ये गेम इनके साथ खेल रहा है। वेड कहता है कि ये गेम एक तरह का रिक्रूटमेंट टूल है, जिससे वह दुनिया भर के बेस्ट एंड टैलेंटेड लोगों को भर्ती कर रहे हैं। क्लेरेंस कहता है लेकिन भर्ती कौन और किस लिए कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन अपने बॉयफ्रेंड राज की फैमिली से मिलने आई हैं, जिन यहाँ सबको पसंद आती है। फिर यहाँ कुछ बातें होती हैं। अब अगला सीन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ सोल और जैक विल से हॉस्पिटल में मिलने आए हैं, क्योंकि विल अपने कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहा है। यहाँ विल कहता है कि उसने सपने में अपने कैंसर से बात की। कैंसर ने कहा कि वो बुरा नहीं है, उसे बस जीने के लिए विल की बॉडी में थोड़ी सी जगह चाहिए। विल कहता है कि ये मेरा शरीर है, तुमको जाना होगा। लेकिन फिर विल और कैंसर की डील होती है। कैंसर विल के पैंक्रियास में थोड़ी सी जगह ले सकता है और बाकी बॉडी विल की होगी। खैर, जेक और सोल को लगता है कि विल दवाइयों के नशे में है शायद, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन ये सीन बहुत ही स्मार्टली यहाँ डाला गया है और इसका अलग मीनिंग मैं आगे बताऊंगा। विल के कैंसर के बारे में सबको पता है, सिर्फ जिन को छोड़कर, क्योंकि विल जिन को अपने कैंसर की बात नहीं बताना चाहता है और बाकी सब भी विल का साथ दे रहे हैं। अगले सीन में हम ओगी को अपनी कंपनी के शेयर होल्डर डेनिस पोरलॉक के साथ देखते हैं, जो बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि ओगी ने नैनो फाइबर बनाने में रोक लगा दी है। ये नैनो फाइबर दुनिया का पहला ऐसा नो फाइबर होने वाला था जो आज तक कोई नहीं बना पाया है, और डेनिस को इस नैनो फाइबर से पैसे कमाने हैं। डेनिस ओगी को धमकी देता है कि ऐसा मत करो वरना तुमसे वर्क वीज़ा छीन लिया जाएगा। मतलब ओगी यहाँ यूके में वर्क वीज़ा के थ्रू रह रही है, वर्क वीज़ा नहीं तो ओगी को अपने देश जाना होगा। अब इस बात से परेशान होकर ओगी फिर से नैनो फाइबर चेंबर स्टार्ट करती है, लेकिन फिर से वो काउंटडाउन शुरू होने लगता है और आखिरकार ओगी को नैनो फाइबर बंद करना पड़ता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो डेड नहीं चाहती है। परेशान होकर वो सोल को कॉल करती है, बट एजविनो सोल किसी लड़की के साथ सो रहा था। ओगी फोन से उस लड़की की आवाज़ सुनकर कॉल काट देती है। अगले दिन अब जिन जैक के घर आती है और ये दोनों साथ में गेम में एंटर करते हैं। गेम लेवल 3 पर खुलता है। इस बार यहाँ दूसरी सिविलाइजेशन थी, एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी है और उसमें वो फॉलोअर भी थी। ये दोनों अब राजा के पास पहुँचते हैं, जहाँ 2 प्लेयर ऑलरेडी राजा के साथ हैं। इन्होंने राजा की आर्मी को खड़ा करके एक इंसानी कंप्यूटर बनाया था, जिसके जरिए 3 सूरज की मूवमेंट को पता लगाएंगे। लेकिन जिन कहती है कि 3 बॉडी प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, और यार ये बात रियलिटी में भी सच्चाई है। खैर, यहाँ भी दूसरे प्लेयर्स की बात गलत साबित होती है और तीनों सूरज एक साथ एक लाइन में सामने आते हैं और तीनों सूरज की ग्रेविटी यहाँ सब कुछ अपनी तरफ खींचने लगती है, और इस बार भी जिन फॉलोअर को नहीं बचा पाती। फिर जिन को समझ आता है कि इनका मकसद 3 बॉडी प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों को बचाना है। लेकिन जैक कहता है कि यहाँ किसी को भी बचाना इम्पॉसिबल है। तभी यहाँ सोफो प्रकट होती है और कहती है कि ये सिविलाइजेशन भी मारी गई, लेकिन तुम दोनों ने इस गेम का असली मकसद जान लिया है और इसलिए अब तुम दोनों लेवल 4 में हो। अब फर्स्ट टाइम हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी जो इनको गेम खेलते देख रहा था, वो कुछ डाटा प्रिंट करके माइक इवांस के पास ले जाता है और इस आदमी का नाम फेलिक्स है। डाटा देखकर माइक इवांस कहता है कि जिन और जैक को लंदन में होने वाली मीटिंग का इनविटेशन दे दो। फिर हम देखते हैं कि इवांस किसी से स्पीकर में बात कर रहा है, जिसे वह माय लॉर्ड कहकर रेफर करता है। दूसरी ओर से एक फीमेल की आवाज़ आती है। अब देखो, इनके बीच हुई बातों का मैं आपको ब्रेकडाउन बताती हूँ। दरअसल वो फीमेल वॉइस जिसे इवांस माय लॉर्ड कह रहा है, वो एक एलियन की आवाज़ है, जिसकी बात पिछले एपिसोड में ये वेंजिए से रेड कॉस्ट बेस में हुई थी, और ये एलियन तब से इवांस के कांटेक्ट में है। इवांस एलियंस को फेरी टेल सुनाकर हम ह्यूमन स्पीशीज के बारे में बता रहा है, जैसे हम कैसे सोचते हैं, कैसे रहते हैं इत्यादि। यहाँ पर बात डर को लेकर हो रही है कि डर हर इंसान अलग अलग तरह से फील करता है, जिस पर माय लॉर्ड कहती है कि हम एलियंस डर एक साथ फील करते हैं। फॉर अस फियर इज सबमिटिंग, वी एक्सपीरियंस एज वन।
अब इस लाइन का भी एक मीनिंग है जो हमें आगे सीरीज में पता चलेगा। इस सीरीज में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो सीजन 2 में एक बड़ा रोल प्ले करेंगी। यहाँ कुल मिलाकर माय लॉर्ड ये कहती है कि डर बहुत ज़रूरी है, डर का ना होना तबाही लाता है। अ लाइक ऑफ फियर लीड्स टू डिस्टिंक्शन। यहाँ पर डर की बात इसलिए हुई क्योंकि ये वेंजे को एलियन द्वारा वर्न किया गया था कि एलियन मैसेज का रिप्लाई मत करना, लेकिन उसने फिर भी ऐसा किया और माय लॉर्ड इवांस के द्वारा इंसानों को समझने की कोशिश कर रही है। माय लॉर्ड कहती है कि इंसानों को दोबारा से डरना सीखना होगा। ह्यूमैनिटी मस्ट लर्न टू फियर अगेन। जिस पर इवांस जवाब देता है कि हम इंसानों को मिलकर सिखाएंगे। देखो यार, इवांस का इतना सा सीन देखकर ऐसा लगता है कि ये बंदा बिल्कुल पागल हो चुका है। ये इंसान होकर एलियन के साथ मिलकर इंसानों के ही पीछे पड़ा है। अगले दिन जब जिन घर का दरवाज़ा खोलती है तो उसे सामने एक बॉक्स मिलता है। उसमें एक इनविटेशन कार्ड था जिसमें लिखा था लेवल 4 और रात 10 बजे एक लॉन्ज में बुलाया था। ठीक ऐसा ही इनवाइट जैक को भी मिला था, इसलिए दोनों रात 10 बजे लॉन्ज में पहुंचते हैं। यहाँ वही अनजान लड़की इनका इंतज़ार कर रही थी। यहाँ बाहर क्लेरेंस भी पहुंचा हुआ था जो इनकी जासूसी कर रहा है। वो लड़की इन दोनों को लेवल 4 में वेलकम करती है और कहती है कि पूरे यूके में ये दोनों ही हैं जो लेवल 4 तक पहुंचे हैं। वो कहती है कि जैक जिस तरह से इस गेम के पैरामीटर को समझा है वो बहुत ज़रूरी था और जिन ने गेम का असली मकसद पता लगाया है, जो गेम में प्लेनेट नहीं बल्कि उसके लोगों को बचाना है, और इनके डटा के हिसाब से जिनका दिमाग बाकी प्लेयर से ज़्यादा तेज़ काम करता है। अब जैक ये जानने में इंटरेस्टेड था कि ये इतना नेक्स्ट लेवल फ्यूचरिस्टिक गेम आखिर किसने बनाया है। तब वो लड़की कहती है कि गेम खेलो और खुद जान लो। फिर ये दोनों हेडसेट पहनकर गेम में एंटर होते हैं। लेवल 4 में इन्हें एक बंजर ज़मीन दिखती है और सामने होती है सोफो और फॉलोअर। सोफो कहती है कि जिन सही थी कि 3 बॉडी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। कोई भी कंप्यूटर 3 बॉडीज़ की मूवमेंट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। सो फोन यहाँ इन दोनों को एक दुनिया दिखाती है जहाँ बार बार दुनिया या ये कह लो सिविलाइजेशन ज़ीरो से शुरू होकर आगे बढ़ती है, फलती फूलती है, फिर इस 3 बॉडी प्रॉब्लम की वजह से वापस नष्ट हो जाती है क्योंकि ये 3 सूरज कब कैसे मूव करेंगे किसी को नहीं पता है। फिर भी किसी तरह ये लोग अपने आप को बचा पा रहे हैं। लेकिन एक दिन अंत आना तो तय है, चाहे वह आ जाए या फिर कल या फिर कई सालों बाद। सोफो दोनों से पूछती है कि अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे प्लेनेट का अंत होने वाला है तो तुम्हारा सॉल्यूशन क्या होगा। ये दोनों कहते हैं कोई दूसरा घर ढूंढना, मतलब कोई दूसरा प्लेनेट ढूंढना। और तब सोफो कहती है इसलिए हमारे जिंदा रहने का मौका किसी दूसरे प्लेनेट में है। और जैसे ही हमें तुम्हारे प्लेनेट से इनविटेशन आया तब हमने 1000 इंटरस्टेलर शिप्स बनाई जिसमें अब हम यहाँ आ रहे हैं, मतलब इस प्लेनेट अर्थ पर। फिर फॉलोवर कहती है कि हम में से ज़्यादातर पीछे छूट जाएंगे, लेकिन एक भी बच गया तो हम सब बच जाएंगे। तो इसका मतलब पिछले एपिसोड में जिस एलियन स्पीशीज़ को ये वेंजिए ने 1977 में अर्थ का इनविटेशन दिया था वो एलियन यही हैं और अब यहाँ आ रहे हैं। और उन्होंने ही ये VR गेम बनाने में माइक इवांस की हेल्प की थी। मतलब ये गेम उन एलियंस की सच्चाई है, उन एलियंस का प्लेनेट 3 बॉडी प्रॉब्लम से गुजर रहा है और उनकी सिविलाइजेशन 9477 बार मिट चुकी है। तो इसका मतलब ये एलियंस ही साइंटिस्ट को मार रहे हैं और उस रात का आसमान भी इन्हीं का काम है। लेकिन माइक इवांस इनकी हेल्प क्यों कर रहा है वो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। खैर, अब फॉलोअर कहती है कि क्या आप हमारा वेलकम करोगे क्योंकि आपके बिना हम ये नहीं कर पाएंगे। अब तक जैक और जिन के तो होश उड़ चुके हैं, वो गेम से बाहर आ जाते हैं, जिनको यकीन नहीं होता है। तो वो उस लड़की से पूछती है कि क्या ये सब कुछ असली है। तब वो लड़की कहती है कि इन एलियंस को शंटी कहते हैं और SINTI रियन का चाइनीज़ मतलब है 3 बॉडी पीपल। वो बताती है कि इन एलियन से पहली बार बात एक चाइनीज़ ने की थी जो ऑफकोर्स ये वेंजे थी। वो लड़की कहती है कि वो अनस्टेबल 3 बॉडी स्टार सिस्टम से आ रहे हैं, वो अभी 4 लाइट ईयर दूर हैं। शंटी ने अपनी कहानी बताने के लिए ये टेक्नोलॉजी, ये गेम बनाया। जिन पूछती है कि क्या वो हम इंसानों जैसे दिखते हैं। वो लड़की कहती है ये रूप बस हमें अपनी कहानी समझाने के लिए है ताकि हम उन्हें अच्छे से समझ पाएं। मतलब वो इंसानों जैसे तो नहीं दिखते हैं और कैसे दिखते हैं ये किसी को नहीं पता। अब इतना सब जैक को हजम नहीं होता। वो जिन से कहता है ये सब स्कैम है, ये लड़की पागल है, कुछ भी कह रही है, और जैक जाने लगता है। तो जिन कहती है रुक जाओ, पूरी बात सुन लो। लेकिन जैक नहीं रुकता और चला जाता है। वो लड़की अब जिन को एक मीटिंग का इनविटेशन देती है और कहती है कि ज़रूर आना, वहाँ उसके जैसे और भी लेवल 4 प्लेयर्स होंगे जिनका हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वेलकम किया जाएगा।
तो इनकी एक यहाँ पृथ्वी में ऑर्गेनाइजेशन भी बन गई है, जिसमें ऑन ऑफ कोर्स सारे इंसान होंगे जो इवांस के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ वो लड़की कहती है कि जिन तुम्हें SANTI को समझना होगा। यहाँ ये भी पता चलता है कि बचपन में जब जिन चाइना के हुए में रहा करती थी, वहाँ बाढ़ आ गई थी। तब जिन छोटी बच्ची थी और उस बाढ़ में उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। ये सुनकर जिन हैरान हो जाती है कि उस लड़की को इस बारे में कैसे पता चला। अब देखो यहाँ पे ये लड़की जिन को कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो गई है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैक अपने घर पहुंचता है, लेकिन अजीब बात यह है कि न इंटरनेट चलता है और न ही फोन नेटवर्क। कुछ बड़ा गड़बड़ जरूर होने वाला था। जैक अपने बेडरूम में आता है, लेकिन दोस्तों टेंशन तो तब बढ़ जाती है जब बेडरूम में वो लड़की पहले से मौजूद होती है। जैक डर जाता है और सोचता है ये अंदर आई कैसे। लड़की सिर्फ एक ही बात कहती है, तुम्हें गेम खेलते रहना चाहिए था, और फिर अचानक चाकू से हमला कर देती है। बेचारा जैक वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट क्या है, ये पूरा सीन जैक के बेडरूम में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था, मगर वो लड़की रिकॉर्डिंग से गायब हो जाती है, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। दूसरी ओर क्लैरेंस अब भी घर के बाहर से अंदर झांक रहा है, लेकिन ट्रांसपेरेंट ग्लास के बावजूद उसे अंदर कुछ नहीं दिखता। वो इस सच से बिल्कुल अनजान है कि जैक की मौत हो चुकी है। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगली एपिसोड में क्या होगा, ये जानने के लिए मिलते हैं अगली एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।